यूपी के जनपद झांसी में 10 बच्चों की मौत के मामले में सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल जनपद झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीती रात शॉर्ट सर्किट की वजह से बच्चों के वार्ड में आग लग गई, जिसमें 10 बच्चों की मृत्यु की पुष्टि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने की है। इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे और घटना के 3 अलग अलग जांच कराने का ऐलान कर दिया। वहीं कई परिजनों का कहना है कि घटना के बाद से उनके बच्चों की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर परिजनों ने नाराजगी भी जाहिर की है और प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाया है। फिलहाल घटना के बाद से ही पूरे मेडिकल कॉलेज में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। प्रशासन ने बच्चों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने झांसी के कमिश्नर और डीआईजी से घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट 12 घंटे के भीतर तलब कर ली है कि आखिरकार घटना किन कारणों की वजह से हुई है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, झांसी, न्यूज़ 24। झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे दौर का मतदान है और इसी दिन संथाल परगना के 18 सीटों पे भी मतदान है। ये इलाका संथाल परगना खासकर झारखंड की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यहीं से मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और इसे मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन का गढ़ भी माना जाता है। बीजेपी इस क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद और जॉब जिहाद की बातें उठा रही है। प्रधानमंत्री तक ने अपनी सभाओं में घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव की बातें जोर शोर से उठाई है। बीजेपी ने अपने सभी स्टार कैंपेनर्स को इन्हीं मुद्दों के आसपास बात रखने की नसीहत भी दी है। इस बीच सरना धर्म कोड का मामला भी झारखंड में गर्मा गया है। इंडिया अलायंस और हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे पे खुलकर अपनी राय रखी है और इसके लिए समर्थन जताया है। यानी कि एक तरफ बीजेपी संथाल इलाके में ट्रिपल जिहाद के जरिए अपना जड़ जमाना चाहती है, वहीं सरना कोड के मुद्दे को सामने लाकर उसमें हामी भरकर इंडिया अलायंस ने भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। देखना होगा ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। देश में बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। पलटवार में आरजेडी ने एक नया नारा दिया है, भाजपा से सटोगे तो कटोगे। युवाओं का भविष्य काटा, देश का अमन चैन काटा, जनता के पैसे की तिजोरी काटा, जनता को काटा, भ्रष्टाचारियों को सटाया, सच को काटा, झूठ को गले लगाया, अपने सहयोगी दलों को काटा। 2014 से जनता का जेब काटा, युवाओं को काटा, देश के संसाधनों की तिजोरी काटी, सबको काटा। ये पोस्टर लगाया गया है ऋषि मिश्रा, जो कि पूर्व विधायक हैं आरजेडी के, उनके तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है। पटना के हर चौक चौराहे पर यह बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें बीजेपी पर पलटवार किया है। और पूरे बिहार में अगर कहें तो राजनीतिक गलियारों में इस पोस्टर की चर्चा खूब हो रही है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। देश भर में चल रही कटेंगे तो बटेंगे की सियासत में बागेश्वर बाबा भी उतर आए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने न सिर्फ योगी के इस बयान का, कटेंगे तो बटेंगे बयान का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का समर्थन करते हुए कहा कि भारत में अगर हम बटेंगे तो चीन और पाकिस्तान हम लोगों को काटेंगे। इस तरह का बयान दिया है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने न सिर्फ ये कहा बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री का बयान पर उन्होंने अपना कायम रहने की बात कही। उन्होंने कहा है कि जब मस्जिदों में नहीं जाते हैं तो फिर ऐसे में जो गैर हिंदू हैं उनको इस तरह के आयोजनों में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अपने तीखे बयान में ये भी कहा है। साथ में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम का जो पाकिस्तान में बीसीसीआई का जो फैसला है नहीं जाने का, उसका भी समर्थन किया है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार अपने कट्टरपंथी बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं और यही वजह है कि अब वो एक यात्रा के जरिए भी एक मैसेज देना चाहते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सत्ता आने पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे? सवाल इसलिए है क्योंकि शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनते ही पहला काम महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए महीना दिया जाएगा। महाविकास अघाड़ी ने अपने चुनावी वादे में कहा है कि वो महालक्ष्मी योजना के तहत जो लाडली बहन योजना है, जिसके तहत अभी 1,500 मिलता है, उसको बढ़ाकर 3,000 करेगी। इसके पहले संजय राउत ने भी एक बार फिर दोहराई है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे।
कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए नहीं दिख रहा है। इसके पहले महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर घमासान हुआ था। यूबीटी हमेशा ये मांग करती रही कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव से पहले घोषित हो, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सांग मिल कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट लगातार इसका विरोध करता रहा। इन दोनों पार्टियों ने कहा कि चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला होगा। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 तारीख को मतदान होना है। चुनाव प्रचार भी आखिरी दौर में है। ऐसे में वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी पर वोट जिहाद करने का भी आरोप लगा रही है। मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले ये सभी लोग मिलकर वोट जिहाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सज्जाद नोमानी ने तीनों पार्टियों के समक्ष शर्तें मांगे रखी थी, जिसे स्वीकार करने की बात भी तीनों पक्षों द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि जो वीडियो सामने आया है उसमें वो लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन कर रहे लोगों को ढूंढकर उनका बहिष्कार करने का आह्वान कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि किस तरह की ये राजनीति चल रही है, हमने राजनीति में इस तरीके का ध्रुवीकरण पहले कभी नहीं देखा। कांग्रेस उसके सहयोगी हार की घबराहट के कारण ऐसे विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनंत बर्मन के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। अपने उल्टे सीधे बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले हवा महल के बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचारी अब मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल उनके खिलाफ जयपुर की एक अदालत में मामला दर्ज कराया गया है। इस परिवाद में कहा गया है कि बाल मुकुंदाचारी अचानक एक शिया समुदाय के इमाम बाड़े में घुस गए, वहाँ अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया, वहाँ जो लोग थे उनके साथ बदतमीजी की है और एक तरह से धार्मिक वैमनस्यता बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे वे इस पूरी घटना को लाइव करके माइलेज भी उठाने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे मामले में जब फरियाद दायर किया गया तो उसके बाद जज ने इस मामले की जांच को न तो पुलिस को सौंपा है न ही सीआईडी सीबी को, बल्कि जज की तरफ से कहा गया है कि वे खुद इस शिकायत की जांच करेंगे और उन्होंने 28 नवंबर तक परिवादी को आरोपों से जुड़े तमाम सबूतों को उनके सामने रखने के लिए कहा है। फिलहाल तो अब यही देखना होगा कि जब परिवादी द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत से जुड़े सबूत पेश किए जाते हैं उसके बाद अदालत का फैसला क्या होगा, क्योंकि अदालत खुद इस मामले की जांच कर रही है, यानी कि जज के द्वारा इस पूरे मामले की, इस पूरी शिकायत की पड़ताल की जाएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। प्रयागराज के फूलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम बटे थे, कटे थे, इसलिए हमें अपमान झेलना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सपा राम मंदिर, दीपोत्सव, देव दीपावली, परीक्षाओं की शुचिता, विकास, गरीबों की योजनाओं का विरोध करती है, सिर्फ बांटने की राजनीति करती है। अयोध्या में राम मंदिर का 500 साल तक इंतजार क्यों करना पड़ा? काशी में हमें अपमान क्यों झेलना पड़ा? मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे इसलिए कटे थे। अब बटना नहीं है, ये आपको राजनीति के नाम पर बांटेंगे। हमने सबको जोड़ने का काम किया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल की हत्या का जिक्र भी करा। कहा 24 फरवरी 2023 प्रयागराज में सरेआम अतीक गैंग ने उमेश पाल की हत्या कर दी थी। इस हत्या का सीसीटीवी सामने आया था जिसमें अतीक का बेटा फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा था। बाद में झांसी में हुए एनकाउंटर में एसटीएफ ने उसे मार गिराया था। यहाँ आपको ये भी बता दें, जनसभा के दौरान मंच पर उमेश पाल की पत्नी जया पाल भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि याद करिए जया पाल और पूजा पाल के साथ क्या हुआ था, इनके साथ कितना अत्याचार हुआ था, कोई पूछने वाला था क्या? कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। प्रगति मैदान में लगने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अब खुल चुका है। हालांकि इस वक्त जो है वो बिजनेस डेज चल रहे हैं। 19 तारीख से ये आम दर्शकों के लिए खुल जाएगा और इस वक्त भी प्रगति मैदान में काफी धूम देखी जा रही है। दर्शकों का काफी उत्साह देखा जा रहा है। सांस्कृतिक झलक, हेरिटेज वॉक और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए इस बार ये प्रगति मैदान का मेला लगाया गया है। हालांकि जो थीम है वो विकसित भारत है। साथ ही साथ तमाम जो देश हैं इस बार भी वो शिरकत करते नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए फोकस कंट्री की तो वो झारखंड है। वहीं अगर पार्टनर स्टेट की बात की जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश जो है वो पार्टनर स्टेट है। खादी के स्टॉल पर जो है वो दर्शकों की काफी भीड़ नजर आ रही है, जिसमें खादी जो पवेलियन है हॉल नंबर 6 में लगाया गया है और उसमें खादी को लेकर वोकल फॉर लोकल की बात की जाए या आत्मनिर्भर भारत की बात की जाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी को बढ़ावा दिया, उसके बाद से खादी का जो स्टॉल है वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता नजर आ रहा है। इस वक्त जो है वो बिजनेस डेज चल रहे हैं। आम लोगों के लिए 19
तारीख से जो व्यापार मेला है उसकी शुरुआत हो जाएगी। इस बार जो खास बात है वो है गोल्फ कार्ट, क्योंकि गोल्फ कार्ट की सुविधा इस बार व्यापार मेले में सभी के आकर्षण का केंद्र भी बन रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब प्रगति मैदान में लोग आते हैं तो बहुत ज्यादा थक भी जाते हैं, क्योंकि 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा इस बार स्पेस जो है वो रखा गया है। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 20। राजधानी दिल्ली में मौसम का हाल या कहा जाए कि जो आबो हवा है बेहद ही खराब स्तर पर चल रही है। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि स्कूल बंद किए गए हैं, ग्रैप 3 जो है वो लागू किया गया है, जिससे साफ है कि हवा बेहद खराब है। मौजूदा जहां मैं मौजूद हूं श्री फोर्ट के आसपास, यहां का जो मौजूदा लेवल है वो इस वक्त 395 यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार 395 बहुत ख़राब कहा जा सकता है। इसके पास अगर हम बात करें आर.के. पुरम, वो 400 के पार है। अरविंदो मार्ग जो 265 वो पुअर है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 375, लोधी रोड 424, नेहरू नगर 727। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त की जो स्थिति है वो कितनी ख़राब है। यानी जिस तरीके से कोशिश ये की गई थी कि पोल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, ग्रैप 3 लगाया गया है जिससे तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। कितना बेहतर होगा ये देखना होगा, लेकिन फ़िलहाल जो ताज़ा तस्वीरें हैं उसमें अलग अलग इलाकों में कहा जाए कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 400 के पार आंकड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स का वो चल रहा है, वो अभी भी है। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ 400 से थोड़ा नीचे है, लेकिन ये कहा जा सकता है कंडीशन ख़राब है, बेहतर नहीं है। कैमरा नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में घने कोहरे ने रेल और सड़क यातायात को अपनी चपेट में लेते हुए आम जनजीवन पर इसका खास असर डाला है। और यही कारण है कि इस कोहरे के कारण कई सड़कों के ऊपर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं और कई गाड़ियां आपस में टकराती हुई भी दिखाई दे रही हैं। और यदि मौसम विभाग की माना जाए तो मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में फिर से कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसका सीधा असर पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में पड़ेगा। और यही कारण है कि वेस्टर्न हरियाणा के अलग अलग जिलों में, चाहे वो सिरसा हो, फतेहाबाद हो, इसी तरह हिसार हो या फिर जो जीटी रोड बेल्ट है, वहाँ पर इसका असर खास तौर पर दिखाई देगा। और यही कारण है कि जिस तरह से कोहरा लगातार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ना कहीं रेल यातायात पर भी असर पड़ा है और वहीं पर इसका असर हवाई यातायात पर भी पड़ा है। और ऐसा ही हाल पंजाब में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर अमृतसर एयरपोर्ट पर भी कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और वहीं पर जो रेल यातायात है उसकी गति भी धीमी कर दी गई है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जम्मू में बढ़ते डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से एंटी डस्ट गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मकसद साफ है कि डस्ट पोल्यूशन को काबू में किया जाए। तस्वीरों में आप देखिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी को, ये एंटी डस्ट गन्स हैं, ये जम्मू शहर के कई इलाकों में डिप्यूट की गई हैं। इसका यही मकसद है कि बढ़ते डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। ये आप देखिए कि ये जो गाड़ी है चारों तरफ से जो पानी है उसका छिड़काव कर रही है और इसकी जो बोछार है वो दूर तक जाती है। ये आप देखिए चारों तरफ, और ये देखिए सामने की तस्वीर भी, यहाँ पर आप देखिए कि चारों तरफ इसी तरह से जो एंटी डस्ट गन है वो इस खास गाड़ी पर लगाई गई है। इसका मकसद साफ है कि जो डस्ट पोल्यूशन है उसे काबू किया जाए। तस्वीरों में आप देखिए कि कितनी दूर तक जो है इस एंटी डस्ट गन की जो फुहार है वो जा रही है। मकसद साफ है कि बढ़ते डस्ट पोल्यूशन को जो है वो काबू किया जाए। जम्मू शहर में जो डस्ट पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ रहा है, उस डस्ट पोल्यूशन को जितनी जल्दी हो सके काबू किया जाए। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। और इसी बीच राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव संबोधित कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। From the oppressive forces, and I would like to recount 2 such instances in our history. First was the long-drawn battle to achieve freedom from the British rule. The press played a very major role in our struggle. And the second was the fight to preserve our well-fought democracy from the dark years of emergency imposed by the Congress government. We must not forget these struggles because history has the tendency to repeat itself. And those who forget history are bound to face the same challenges again and again. That is why NDA government, led by Prime Minister Shri Narendra Modi ji, has decided to observe
June 25 as the Constitution Murder Day. Friends, I would like to emphasize the role of media and press in preserving our democracy, and especially in India, which has a very vibrant press. Our press and media is vocal. Our press and media has opinions across the spectrum. Some are very strong, some are very centrist. And our country, the mother of democracy, houses as many as 35,000 registered daily newspapers. There are thousands of news channels and a rapidly expanding digital ecosystem which is reaching the crores of citizens via mobile and internet. The investments made in digital infrastructure have propelled India among the top countries with 4G and 5G networks. Along with the spread of network, we also have the lowest data prices in the world. So friends, along with the vibrancy, along with the diversity of our press, the availability and affordability of digital media has created new opportunities for media in our country. Now, while this offers many new opportunities, this also offers new challenges for the society. Today, I would like to highlight the 4 big challenges that our society is facing because of the developments, because of the changes which are happening in the world of media and press. The first challenge is the challenge of fake news and disinformation. The rapid spread of fake news is a big threat not only to media because it undermines trust, but it's also a big threat to democracy. Since the platforms do not verify whatever is posted on those platforms, so the false and misleading information can be found in abundance on practically every platform. Even those citizens who are considered as well-aware citizens, they also fall into the trap of such misinformation. So, पश्चिम बंगाल में लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है और ईडी के घोटालों को लेकर जांच में जुट चुकी है। इस बार ईडी का बड़ा यहाँ पे सबसे ज्यादा छापेमारी हो रहा है डियर लॉटरी घोटाले को लेकर। ईडी ने पश्चिम बंगाल के 3 जगहों पे छापेमारी की है और यहीं पे जिस तरह से जो लगातार आरोप है कि जो डियर लॉटरी के जो कारोबारी हैं ये ब्लैक मनी को सादा करते थे, यानी करोड़ों रुपए का हेरा फेरी इनके ऊपर लगा था। इसी की जांच में ईडी अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं और वहीं पे ईडी के अधिकारी के पास जिस तरह से सबूत कई दस्तावेज मिले हैं और ईडी के अधिकारी 8 करोड़ 80 लाख रुपए का नगद बरामद किए हैं और इन रुपयों की जांच यहाँ पे चल रही है और रुपयों की गिनती भी हो रही है। यानी इतने रुपए कहाँ से जो लॉटरी के घोटाले किए, लॉटरी को कैसे ये लोग बाजारों में बेच रहे हैं, इन सब चीजों का ईडी जांच कर रही है। फिलहाल ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे लगातार ईडी की शिकायत मिल रही थी कि ये जो ये डियर लॉटरी के व्यापारी हैं, ये जो नेता हैं या ब्लैक मनी जिनके पास है उसको लॉटरी दिया करते थे और उन्हीं रुपए को वाइट किया करते थे। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश की जाती है। लगातार पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि आतंकी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करें, लेकिन हमारे बहादुर जवान इन पाकिस्तानी आतंकियों का लगातार खात्मा कर रहे हैं। न्यूज़ 24 के हाथ वो एक्सक्लूसिव वीडियो, वो तस्वीरें लगी हैं जो दिखाती हैं कि कैसे पाकिस्तान इन आतंकियों की मदद करता है घुसपैठ करवाने में। पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं, यानी सीमा पार बैठे जो हैंडलर्स हैं इन आतंकियों के, वो कैसे मदद करते हैं इन आतंकियों की। जो आतंकी मारे गए हैं उनके मोबाइल ने पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है, क्योंकि उससे जो बरामदगी हुई है उसमें आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं जिसपे साफ तौर पर लिखा है कि मारे गए तमाम आतंकी जो है ये पाकिस्तानी थे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।